हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की हमारी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थर्ड देखा था। चैप्टर थर्ड जिसमें कि सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 है। इसमें से सेक्शन 8 हम पढ़ चुके थे और सेक्शन 9 का एक पॉइंट हम पढ़ चुके थे। सेक्शन 9 जो बात कर रहा था उसका टॉपिक था आपका एविक्शन ऑफ टीनेज। क्या टॉपिक था? एविक्शन ऑफ टीनेज। एविक्शन ऑफ टीनेज मीन्स किराएदार की बेदखली, कि लैंडलॉर्ड जो है, भूस्वामी जो है, वो किराएदार को कब अपने परिसर से निकाल सकता है, कब अपना परिसर उसे खाली करवा सकता है, इसके बारे में। तो सेक्शन 9 का पहला एक पॉइंट तो हम देख चुके थे, जो ये है नॉट पेड और टेंडर द रेंट फ्रॉम 4 months कंटिन्यूअसली। अगर 4 महीने तक उसने किराया नहीं चुकाया है या निवेदित नहीं किया है तो ऐसे में भूस्वामी किराएदार से परिसर को खाली करवा सकता है। इसके अंतर्गत हमने 2 प्रोविजो देखे थे, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने देखा था कि पहले तो भूस्वामी को ये आधार तभी उपलब्ध होगा जब वो ये निम्नलिखित 2 काम करे। पहला तो क्या कि उसने अपने जो उसी नगर पालिका क्षेत्र में जिसमें परिसर स्थित है अपना बैंक डिटेल यानी कि बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ बैंक किराएदार को बता दिया हो ताकि वो उसमें रेंट जमा करवा सके। और दूसरी चीज कि वो 30 डेज का प्रायर नोटिस किराएदार को दे। इन 2 कंडीशंस के पूरा होने के बाद ही वो स्पष्ट आधार पर इस आधार पर उससे मकान खाली करवा सकता है। एक चीज हमने ये देखी थी। फिर उसके अलावा हमने एक एक्सप्लेनेशन देखा था जो स्टैंडर्ड वर्ड को, निवेदित वर्ड को क्लियर कर रहा था कि निवेदित किया हुआ किराया निवेदित किया हुआ कब माना जाएगा, जब या तो वो मनी ऑर्डर द्वारा पे कर दिया जाए या फिर वो उसे रेंट अथॉरिटी को जमा करवा दें। क्लियर? तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 9 का एक पॉइंट डिस्कस कर लिया था, पहला आधार। दूसरे अब आगे का हम आज आधार पढ़ेंगे कि अन्य किन किन आधारों पर मकान मालिक यानी कि भूस्वामी किराएदार से अपने परिसर को खाली करवा सकते हैं। तो जैसे और सब्सटेंशियल डैमेज, सारभूत नुकसान, यानी कि यदि किराएदार ने उस परिसर को जिसमें वो किराए से रह रहा है उसे कोई सब्सटेंशियली डैमेज कर दिया हो, कोई सारभूत मतलब ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया हो। सारभूत नुकसान से मतलब है कि ऐसा नुकसान जिससे कि मकान मालिक को कोई वास्तव में कोई हानि हुई हो, है ना, कोई क्षति हुई हो उसकी, चाहे वो पैसे से को लेकर हो या किसी अन्य चीज को, लेकिन उसे सब्सटेंशियल डैमेज पहुंचाया हो जिससे कि लॉस हुआ हो मकान मालिक को। ठीक है, नेक्स्ट, तो सब्सटेंशियल डैमेज करने पर भी वो खाली करवा सकता है, ये भी आधार उसके पास है। और कंस्ट्रक्शन विदाउट रिटर्न परमिशन, कहने का मतलब है यदि किराएदार ने उस परिसर में जिसमें वो किराए से रहता है कोई निर्माण कार्य करवाया हो, निर्माण कार्य तो करवाया और साथ में विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड की बिना लिखित अनुमति के उसने कोई निर्माण कार्य करवा लिया हो, ठीक है, तो भी भूस्वामी के पास आधार अवेलेबल हो जाता है कि वो उस परिसर को खाली करवाए। ठीक है, और न्यूसेंस था, ठीक है, यदि किराएदार ने कोई न्यूसेंस क्रिएट किया है जैसा कि उसे नहीं करना चाहिए था, या परिसर को देने का, उस किराएदार को किराए पर देने का जो उद्देश्य है वो विफल हो गया हो, ऐसा कोई न्यूसेंस उसने क्रिएट किया हो, तो उस न्यूसेंस की क्रिएट करने के बाद भूस्वामी के पास ये आधार अवेलेबल हो जाता है कि वो किराएदार से उस अपने परिसर को खाली करवा सके। ठीक है, देन की पॉइंट सबलेट विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहाँ जहां पर सबलेट का मतलब होता है उपकिराया, है ना, ये उपकिराया, जहां पर किराएदार ने मकान मालिक या भूस्वामी की बिना रिटर्न परमिशन के उस परिसर को जिसने वो रह रहा है किसी अन्य व्यक्ति को उप किराए पर दे दिया हो, ठीक है, बिना उसकी अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया हो, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, तो ऐसा आधार भी, इस आधार पर भी भूस्वामी अपने परिसर को खाली करवा सकता है। अब देखिए इस पॉइंट के साथ में एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है और वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि न्यायालय कब ये धारणा करेगा कि परिसर को किराए पर दे दिया। तो इस स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि जहाँ पर परिसर को, जैसे जहाँ पर परिसर उसको या उसका कोई भाग या पूरा परिसर या उसका कोई भाग जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में हो, अनन्य कब्जे में हो, एक्सक्लूसिव पोजीशन में हो, स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो रही है कि वो किराएदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, तो वहाँ पर कोर्ट यानी कि जो रेंट बोलेगा, रेंट अथॉरिटी जैसा भी मामला होगा, वहाँ पर न्यायालय ये धारणा करेगा, ठीक है, अधिकरण ये मान कर चलेगा क्या कि यहाँ पर उसने किराएदार ने उस परिसर को या उसके उस पर्टिकुलर भाग को सबलेट कर दिया है, यानी कि वो किराए पर
वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो मिस्टर ए है, जो अपने आप को भूस्वामी कह रहे हैं, ये भूस्वामी नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है। और दूसरी कहानी ये कि वो अपने आप को टेनेंट मानने से मना कर दे, रिनाउंस कर दे, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर भूस्वामी के पास आधार अवेलेबल हो जाएगा कि वो जो है परिसर को खाली करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जी पॉइंट कह रहा है कन्वर्ट इनटू कमर्शियल पर्पस। भूस्वामी ने, लैंडलॉर्ड ने जो परिसर किराए पे दिया था निवासी प्रयोजनों के लिए, क्योंकि हम निवासी प्रयोजनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो परिसर किराए पर दिया था, उस परिसर को उस किराएदार ने कॉमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर लिया हो, यानी कि वो उस परिसर का वाणिज्यिक उपयोग लेने लग गया हो। भाई लिया तो रहने के लिए था, लेकिन अब मान लीजिए 2 कमरे रहने के लिए लिए मिस्टर ए ने, मिस्टर ए कौन, टेनेंट। अब जो 2 कमरे उसने रहने के लिए लिए, उसमें से एक कमरे में उसने मान लीजिए ग्रोसरी की शॉप खोल ली, ठीक है ना, या कोई कंप्यूटर एजुकेशन की शॉप खोल, कुछ भी कर लिया, तो मतलब वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसका यूज लेने लग गया ना, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो भूस्वामी के पास आधार अवेलेबल है कि वो अपने मकान को खाली करवा सके और मतलब एविक्शन ऑफ टेनेंट कर सके, ठीक है, उसकी बेदखली कर सके। नेक्स्ट एच पॉइंट यहाँ पे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यदि उस किराएदार को, उस टेनेंट को वो परिसर रहने के लिए इसलिए दिया गया था क्योंकि टेनेंट जो है वो मकान मालिक यानी कि भूस्वामी के एम्प्लॉयमेंट में था, यानी कि भूस्वामी का सेवक था, या मतलब भूस्वामी के यहाँ कोई जॉब कर रहा था, या नियोजन के दौरान उसको दिया गया था कि वो भूस्वामी के नियोजन में है, भूस्वामी के एम्प्लॉयमेंट में है, इसीलिए वो परिसर उसको दिया गया। अब मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा, तो अब वहां पर वो भूस्वामी, वो लैंडलॉर्ड उससे वो परिसर खाली करवा सकता है, उसको एविक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, अपने ऑफिस में उन्होंने एक मिस्टर जेड को रखा, कर्मचारी के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में रखा। अब जो है मिस्टर जेड ने उनकी नौकरी छोड़ दी या उन्होंने उसे हटा दिया, ठीक है। अब मिस्टर जेड किसी और कंपनी में काम कर रहा है। पहले जब उसने वो जो मिस्टर एक्स की नौकरी करते थे, वहाँ जो जॉब करते थे उनके ऑफिस में, तब मिस्टर एक्स ने एक कमरा उनको रेंट पर दे रखा था कि आप जब तक आप मेरे नियोजन में हैं, आप उस कमरे में, इस परिसर में रह सकते हैं। लेकिन अब जब वो नियोजन में नहीं है मिस्टर जेड, तो मिस्टर एक्स के पास इजीली ये बेस अवेलेबल है कि वो उसको, उस मिस्टर जेड को एविक्ट कर सके, बेदखल कर सके उस परिसर से, ठीक है। अब नेक्स्ट आई पॉइंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अर्जेंट रिक्वायरमेंट किसकी, ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड को तुरंत आवश्यकता है किसी कारण से उसको रहने के लिए, मुझे अर्जेंट आवश्यकता है, फॉर एग्जांपल उसे मान लीजिए उसका कोई बेटा है या कोई उसका जो भाई है, जो भी रिलेशन में या कोई अन्य कोई व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है, उसके पास इतनी जगह नहीं कि वो उसे वहाँ पर रख सके, ठीक है ना। या फिर काफ़ी सालों से मेरा बेटा विदेश गया हुआ था, लेकिन अब वो आ रहा है तो वो उसको कमरे की ज़रूरत है, तो ये क्या हुआ कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भाई पहले वो अपने घर वालों के लिए व्यवस्था करेगा ना, बाद में किराया मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए लैंडलॉर्ड को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वो परिसर खाली होना चाहिए, उसको चाहिए वो निवास करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसी दशा में क्या होगा कि वो परिसर को खाली करवा सकता है, कि टेनेंट को एविक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके साथ में एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन एडेड है। ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यदि भूस्वामी ने इस आधार पर, यानी कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट के बेस पर परिसर को खाली करवा लिया है, तो ऐसे में वहां पर अब जो लैंडलॉर्ड है वो अगले 3 साल तक उस परिसर को किसी अदर पर्सन को किराए पर नहीं दे सकता, किसी अन्य व्यक्ति को वो उस परिसर को किराए पर नहीं दे सकता। कब तक, 3 साल। और अगर मान लीजिए उसने ऐसा किया कि किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया विदिन 3 इयर्स, तो वहां पर जो मूल किराएदार था, जो पहले वहां पर रह रहा था, जिसको एविक्ट किया गया था, वो रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का हकदार होगा, कब्जे के प्रत्यावर्तन का, यानी कि वो कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है। वो याचिका लगाएगा, भाई चला जाएगा वो रेंट अथॉरिटी के पास और वापस बोलेगा कि भैया ये मेरे साथ ऐसा किया है, इन्होंने मेरे को तो निकाल दिया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट बता के किसी अन्य को रख लिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। 3 साल तक किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा, देता है तो वो मूल किराएदार जो है रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का, कब्जे के प्रत्यावर्तन का हकदार होगा। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इस मामले में सेक्शन 16 में जो बताई गई प्रक्रिया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, आप देख सकते हो बेरेक में, सेक्शन 16 में जो बताई गई प्रक्रिया है उसको यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू करेगा और जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी इस मामले को सुनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जे पॉइंट, जे कह रहा है बिल्ट और एक्वायर्ड वैकेंट पोजेशन। कहने का मतलब ये है यदि किराएदार
खाली पड़ा हुआ पोर्शन है उस पर कुछ बनवा लिया हो, या किसी बने हुए पोर्शन पर उसने पोजेशन कर लिया हो बिना मकान मालिक की सहमति के। ठीक है ना, मकान मालिक की सहमति से करेगा तो बात ही नहीं आती है यहाँ पर कुछ लेकिन बिना मकान मालिक की सहमति के उसने कुछ बना लिया, मान लीजिए एक कमरा उसको दिया था, एक उसने बना लिया बिना मकान मालिक की सहमति की, या फिर खाली पड़ा हुआ कोई गैरेज था या कोई कमरा था उसको रहने के लिए उपयोग में लेने लग गया। तो कहने का मतलब है यदि वो ऐसा भी करता है तो उस वहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास ये आधार अवेलेबल हो जाता है कि वो उसको एविक्ट कर सके। नेक्स्ट, नॉट यूज्ड कंटिन्यूअसली 6 months। नॉट यूज्ड मतलब जिस पर्पस के लिए उसने फॉर द सेम पर्पस, जिस पर्पस के लिए उसने उस परिसर को मकान मालिक से किराए पर लिया था, उस पर्पस के लिए वो लगातार 6 महीनों तक विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ये ध्यान रखने की बात है कि बिना युक्त किसी कारण के लगातार 6 महीने तक वो उस परिसर को काम में नहीं ले रहा। जिस उद्देश्य के लिए उसने मकान मालिक से वो परिसर लिया था किराए पर, उस उद्देश्य के लिए वो मतलब रहने के लिए लिया था, ठीक है ना, अब वो वहाँ नहीं रह रहा, बिना कारण के उसे काम नहीं ले रहा, बिना किसी रीजनेबल कॉज के लगातार 6 महीने गुजर गए, तो भी वहाँ पर मकान मालिक के पास यानी कि भूस्वामी के पास ये आधार अवेलेबल होगा कि वो उसको बेदखल कर सके। नेक्स्ट, एल, अबेट द ओवरक्राउड। किसी अथॉरिटी के द्वारा चाहने पर यानी किसी प्राधिकारी ने अगर मकान मालिक को, भूस्वामी को ये कहा है कि आपके परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, अब आप जो है इसको खत्म करवाइए, बहुत ओवरक्राउडेड हो गया है ना, तो उस ओवरक्राउडेड जो है मकान मालिक क्या करेगा, कुछ टेनेंट्स को परिसर खाली करवाना पड़ेगा उसे कुछ टेनेंट से। ठीक है, तो इस तरह से अबेट द ओवरक्राउडिंग, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, बहुत उस परिसर में बहुत ज़्यादा किराएदार रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसे परिसर खाली करवाना पड़ेगा किसी प्राधिकारी के चाहने पर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट एम, बिल्डिंग वर्क। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड जो है, वो अपने परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाए तब वो परिसर को खाली करवा सकता है। लेकिन एक खास जो बात आपको ध्यान रखने की है इस पॉइंट में वो ये है कि यहाँ पर निर्माण कार्य 2 तरीके के होंगे। पहला निर्माण कार्य तो होगा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट स्कीम। इट मीन्स कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी यदि किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट स्कीम, ठीक है ना, या फिर किसी प्रकार की विकास स्कीम लेकर आती है जिसके तहत मकान मालिक को या भूस्वामी को निर्माण कार्य करवाना है, तो ही वो परिसर खाली करवा सकता है। या फिर अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि उसका जो परिसर है वो मानव के रहने के लिए उपयोगी नहीं हो, अनसेफ हो चुका हो, असुरक्षित हो चुका हो। कहने का मतलब जैसे दीवारों में से पानी आना या जर्जर अवस्था में हो जाना, तो ऐसी अवस्था में उसको निर्माण कार्य करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे परिसर को खाली करवाना होगा। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर 3 का सेक्शन 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 10 की बात करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।